नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने हल्द्वानी से बीजेपी के चुनावी समर की शुरुआत कर दी है। पीएम ने हजारों करोड़ की सौगात दी, हल्द्वानी को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। पहाड़ में नई रेल लाइन की बात प्रधानमंत्री ने कही तो कांग्रेस को पहाड़ विरोधी और विकास विरोधी बताया। यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सभे भाई बहन को म्यार नमस्कार। कुमाऊं के द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊनी बोली में कुछ ऐसे ही बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी शामिल है। पीएम मोदी ने हल्द्वानी को सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट दिया और अकेले हल्द्वानी के लिए ही 2,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। इस रकम से पूरे हल्द्वानी का कायाकल्प होगा। पानी, बिजली और सीवेज के लिए खास प्लान बनाया जाएगा। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के बाद एक बार फिर कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। यहाँ पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में बेहतरीन काम हो रहा है। कुमाऊं के लिए पीएम ने सबसे बड़ा ऐलान भी किया और कहा कि कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। पीएम मोदी इस मौके पर विपक्षियों पर बरसने से भी नहीं चूके। पीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि हम उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं जो विकास नहीं चाहते, और प्रदेश के लोग भी दो धाराएं देख चुके हैं। एक विकास को रोकता है और दूसरी वो धारा है जो विकास करती है। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर पीएम मोदी का ही है, और प्रधानमंत्री ने भी हर उस मुद्दे को छुआ जो चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी को, कुमाऊं को तोहफा दिया तो वहां पर मोदी मोदी के नारे भी लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला गुजर रहा था तो सड़क के किनारे मौजूद लोगों में उत्साह देखने लायक था। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को हजारों करोड़ की सौगात दी और मोदी ने कुमाऊं में बीजेपी के अभियान का आगाज कर दिया। मगर पीएम मोदी के इस दौरे में सबसे खास रहा उनका लोगों से मिलना। पीएम मोदी का काफिला जब निकला तो हर तरफ मोदी मोदी के नारे ही सुनाई दिए। प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए लोग बेकाबू नजर आए और सड़क के दोनों तरफ पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। सड़क पर, छत पर, हर जगह सिर्फ लोग ही नजर आए, क्योंकि पीएम मोदी की एक झलक पाना चाहते थे और पीएम मोदी को बस देख भर लेना चाहते थे। पहली बार पीएम से इतना करीबी आमना सामना जो था। पीएम मोदी भी जनता से दूर कहां रह पाते। पीएम ने जनता का प्यार देखा तो कार का डोर खोल दिया
और लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम की एक झलक मिलनी थी कि लोग जोश में आ गए और हर तरफ सिर्फ पीएम मोदी की जय जयकार हो रही थी। प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी की रैली में पहाड़ को लेकर अपना प्यार दिखा, अपने दिल की बात कही, मगर जो हल्द्वानी की सड़कों पर जो पीएम को लेकर उत्साह दिखा वो शानदार था और प्रधानमंत्री भी इससे अभिभूत नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम धामी ने भी रैली को संबोधित किया और विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि लोग उत्तराखंडियत की बात करते हैं लेकिन इसके महत्व को, इसके मतलब को नहीं समझते, क्योंकि इनके लिए दिल्ली के एक परिवार की ही अहमियत है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सीएम धामी ने कहा कि इन लोगों ने पहले सीडीएस बिपिन रावत को गली का गुंडा तक कहा और अब सम्मान का ढोंग रच रहे हैं। इनको इस मंच से उत्तराखंडियत का अर्थ समझाना चाहता हूं। उत्तराखंडियत का अर्थ है उत्तराखंड को अहमियत जो न तो इन्होंने कभी दी है और न ही ये दल, इसके नेता कभी दे सकते हैं। भाइयों बहनों, हम एक थे और एक ही रहेंगे। अगर किसी चीज की अहमियत इन्होंने दी है तो सबसे पहले दिल्ली वाले परिवार को दी है और दूसरे नंबर पर अपने परिवार को दी है। उत्तराखंड के साथ आज तक जितने धोखे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। इधर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर और एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। संगठन के 5 जिलों के भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल के नेताओं को उत्तराखंड में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी देवेंद्र यादव ने इसकी लिस्ट जारी की। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी बदलाव दिख रहा है। प्रदेश में 109 नए प्रदेश सचिव बनाए गए और चुनाव से पहले इन सचिवों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इसे लेकर गणेश गोदियाल ने पहले ही जानकारी दी थी। और इधर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तराखंड में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। सुबोध राकेश के पार्टी में शामिल होने के बाद आज एक महासम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटाई। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और इसलिए बीएसपी उत्तराखंड में सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने का ये संदेश था कि उत्तराखंड में इस बार हमको सरकार बनाना है। एक एक पुराने वर्कर को तैयार करके सड़क तक उतार दूं और सड़क पर उतरते ही पुराना वर्कर आज उतर चुका है तो उसका सिलसिला देखने को मिल रहा है। इधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और भारतीय महिला टीम की सदस्य स्नेह राणा को देहरादून में श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नेह राणा को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। स्नेह राणा यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस दौरान स्नेह ने यूनिवर्सिटी की महिला क्रिकेट टीम के साथ एक मैच भी खेला और युवा खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए। उधर चमोली के जोशीमठ के गांधीनगर वार्ड में लगभग 10 से 15 भवनों में अचानक दरार पड़ गई, जिससे प्रशासन की टीम ने मकानों को खाली करवा दिया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी मकानों को खाली करवाया गया। स्थानीय लोगों को आश्रम पद्धति स्कूल में ठहराया गया है। वहीं लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। बताया ये जा रहा है कि 18 और 19 अक्टूबर को भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद जोशीमठ का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की ओर बह गया था। जोशीमठ नगर के कई मकानों में दरार पड़ गई। उधर खटीमा में कछुओं की तस्करी का एक मामला सामने आया। कस्टम विभाग ने एक गाड़ी से 173 जिंदा कछुआ पकड़ा और वन विभाग के हवाले किया। तस्कर भागने में कामयाब रहे। कार को कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही वन विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कछुओं को नानक सागर में छोड़ने की कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। 173 और इनोवा कार को लेके आया, जिसको हमने अपने सुपुर्द में लिया तत्काल जब, और तत्काल इस पर हम लोगों द्वारा जो है केस जारी कर जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है।
और अब खबर चमोली से, जहां जोशीमठ में बर्फबारी के बाद औली रूट पर रोड बंद हो गई थी। रोड पर बर्फ गिरने की वजह से बहुत फिसलन हो गई थी, जिससे गाड़ियों को दिक्कत हो रही थी। यहां तक कि आईटीबीपी और सेना की गाड़ियां भी रास्ते में फंसी हुई थी, जिसके बाद जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने तुरंत ही सड़क पर नमक के छिड़काव के आदेश दिए और बर्फ साफ करने के निर्देश दिए। प्रशासन भी हरकत में आया और सड़क पर बर्फ की सफाई की गई। और इसी बीच कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। राज्य में आज कोविड के 59 नए मामले सामने आए। देहरादून में 25 और नैनीताल में 12 केस दर्ज किए गए। कुल पॉजिटिव केस की संख्या अब 255 हो चुकी है। नैनीताल के नवोदय स्कूल में 11 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल में भी कोविड की पुष्टि हुई है। सभी को स्कूल में ही आइसोलेट किया गया है। 496 छात्रों के कोविड सैंपल लिए गए हैं। और राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से जिले के सभी चेकपोस्ट पर चेकिंग फिर से कड़ी कर दी गई है। जिन लोगों के पास आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनकी टेस्टिंग भी करवाई जा रही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर शाम एक निर्णय लिया और जो बाहर से आ रही जो गाड़ियां हैं उनको बिना आरटीपीसीआर के देहरादून में एंट्री बंद कर दी। यानी कि जो भी टूरिस्ट उत्तराखंड में बाहर से आएगा, देहरादून में जो बाहर से आएगा उनकी चेकिंग की जा रही है और यहाँ से उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी तो तभी उनको आगे जाने की अनुमति होगी। क्योंकि देहरादून में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आता है वो नए साल के लिए मसूरी में पहुँच रहा है और उसको लेकर भी पुलिस की टीम यहाँ पे है। हम जान लेते हैं, अब हमारे सामने राजेश असवाल जी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की पुलिस की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर अब जरूरी हो गया है? कोविड निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और इसी मद्देनज़र जो है ये बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है। चेकिंग में जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इनका आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नहीं ले रखा तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा, नहीं तो इनको बैक कर दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मसूरी जाने वाले हैं, क्योंकि मसूरी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है जिनको। और इसी बीच नैनीताल में इस साल भी नए साल का जो जश्न है वो फीका ही रहने वाला है। नाइट कर्फ्यू की वजह से सड़कों को जल्द ही खाली करवा दिया जाएगा। 100 से ज्यादा की भीड़ भी नहीं हो सकेगी एक स्थान पर। सरकारी एसओपी जारी होने के बाद टूरिज्म कारोबार पर असर पड़ा है, तो कई होटल्स की बुकिंग भी अब कम होने लगी है। सिर्फ होटल नहीं बल्कि छोटे कारोबार पर भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखने वाला है और इसी बात को लेकर कारोबारी चिंता में है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग में 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव पाई गई दोनों महिला स्टाफ नर्स हैं। इनमें से एक जिला अस्पताल में और दूसरी मेला अस्पताल में तैनात है। स्टाफ नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महिला अस्पताल की ओपीडी बंद करनी पड़ी है। अस्पताल परिसर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और साथ ही मेला अस्पताल में भी सैनिटाइजेशन कराने के बाद तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा देहरादून और मसूरी में रहेगा। जश्न मनाने के लिए आ रहे सैलानियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा, साथ ही हुड़दंग मचाने से भी बचना होगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। नव्या नंदा ने कड़कड़ती